हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 का सेकंड चैप्टर जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। इसमें बताना है कि एक दलीय व्यवस्था क्या होता है। तो यदि एक देश में जो है वह केवल एक ही दल हो, यानी कि जो पार्टी होता है, जैसे कि भारत में है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तो इस तरह में कोई एक ही दल होता है और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले जो है वह सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, तो वहाँ पे जो है वह एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय कहा जाता है। और एक दलीय व्यवस्था के अन्य सभी किसी भी दल को संगठित होने की जो वह स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो किसी नागरिक के मत देने के अधिकार, यानी कि वोट देने के अधिकार जो है वह उसे ही मताधिकार कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायी किस पर है। तो इसका उत्तरदायित्व तो जो होता है वह होता है निर्वाचन आयोग पर। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और फिर भारतीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और अगला इसमें जो वह है बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एवं प्रसिद्ध 4 नेताओं के नाम बताइए। तो पहला है N.K. गोपाल, दूसरा है S.S. डांगे, तीसरा है E.M.S. नंबूदरीपाद, चौथा है P.C. जोशी। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर कौन थे, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म 1891 ईस्वी में जो एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने जो है देश में जाति विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और वह दलितों को न्याय दिलाने के लिए जो वह संघर्ष के अगुवा रहे थे, और वह विद्वान और बुद्धिजीवी थे। वह जो वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। कालांतर में उन्होंने जो वह अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। आगे इसमें कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जो है रिपब्लिक पार्टी के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो कि 1935 से 45 तक जो है वह ब्रिटिश भारत के तात्कालिक वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य रहे थे, और वह देश के लिए जो है निर्माण करने वाली संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है इसमें इसी में और आगे कि स्वतंत्रता के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, और उन्होंने जो है 1951 ईस्वी में हिंदू कार्ड बिल के मुद्दे पर जो अपनी असहमति दर्ज कराते हुए जो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दिए, और अपने जीवन के अंतिम वर्ष अर्थात 1956 ईस्वी में जो अपने हजारों अनुयायियों के साथ जो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सी गोपालाचारी पर संक्षिप्त परिचय दें। इसमें सी गोपालाचारी के बारे में बताना है। तो सी गोपालाचारी का जन्म जो 1878 ईस्वी में हुआ था। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार थे। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी है, वह उसके जो वह प्रिय करीबी जो कार्यकर्ता थे, और वह देश के लिए निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। 1948 से 1950 तक जो है वह उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का जो है वह सौभाग्य मिला था, और देश की जो है वह स्वतंत्रता के बाद के जो देश की आंतरिक सरकार में जो है वह मंत्री नियुक्त किए गए थे, और कालांतर में वह मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे, और वह भारत रत्न में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। और उन्होंने 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, और 1972 ईस्वी में जो है उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि निधन हो गया। 8वां क्वेश्चन है कि इसमें 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि केरल में कम्युनिस्टों की जीत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो केरल में कम्युनिस्ट की जीत पर लिखना है इसमें टिप्पणी। तो भारतीय राजनीति में जो वह पहली बार 1957 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था, और केरल विधानसभा को जो है 126 सीटों के लिए जो है चुनाव हुए थे, जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वह 60 स्थान प्राप्त हुए थे, 60 सीट, और बहुमत के लिए 64 स्थान आवश्यकता थी, तथा कम्युनिस्ट सरकार का जो गठन कर सकती थी।
5 जो निर्दलीय उम्मीदवारों का जो है समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हो गया था। अतः कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वह सरकार बनाने का निमंत्रण भी प्राप्त हो गया था। EMS जो नंबूदिरिपाद के नेतृत्व में सरकार बनी थी और विश्व में जो है यह पहला अवसर था कि कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव के द्वारा जो है सरकार बनाने में सफल रही थी। और यह बात दूसरी है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष किए जाने के लिए जो परिणाम स्वरूप अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के इस निर्णय का जो है विरुद्ध प्रदर्शन द्वारा भी किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में जो अनेक राजनीतिक दल होते हैं जो कि अपने दलीय तथा विभिन्न रचनात्मक कार्यों से अन्य राजनीतिक दलों के कार्यों को नियंत्रित तथा संतुलित करते रहते हैं। और इसके साथ ही इस पद्धति वाले जो है देश में किसी एक प्रकार की जो किसी भी एक दल की बढ़ती हुई तानाशाही समाप्त हो जाती है और सत्तारूढ़ दल के अनुपयुक्त होने पर जो है जनता विरोधी दल के पक्ष में मतदान भी करती है। बहुदलीय पद्धति के कुछ लाभ हैं। तो इस पद्धति में किसी एक दलीय निरंकुशता और तानाशाही स्थापित नहीं होती है। इसमें राजतंत्र सुरक्षित रहता है, जनतंत्र जो है सुरक्षित रहता है और यह पद्धति नागरिक चेतना और दायित्व को प्रोत्साहित करती है। और इसमें जो है प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दल को जनता का सच्चा सेवक मानता है और इसमें जो है सत्तारूढ़ दल भी अपने कार्यों को जो हमेशा सचेत रहते हैं। इसके कुछ दोष जो है बहुदलीय पद्धति के, वह पहला है कि बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत बनाई गई संयुक्त सरकार कमजोर और अस्थायी होती है। दूसरा कि परस्पर विरोधी नीतियों के चलते जो है राष्ट्रीय एकता में विभिन्न दल जो है बाधक बन जाते हैं और इसमें जो है क्षेत्रीय आधारित दल होते हैं जो कि क्षेत्र विशेष के लिए काम करने लगते हैं और अतः जो है परस्पर विरोधी स्वरूप उभरता भी है। अगला इसमें कि बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में जो है राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होते हैं, साथ ही नागरिकों में जो राष्ट्रीयता की भावना भी समाप्त होने लगती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है इसमें प्रजातंत्र बताना है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतदान अपने प्रतिनिधियों को स्वयं निर्वाचित करती है और इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता जो निर्वाचन स्थान जो है विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है और इससे लोकतंत्र में के अंतर्गत प्रतिनिधियों और निर्वाचनों में घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, इसमें इसका उल्टा होगा। तो जब राजनीतिक सत्ता लोगों में जो समाहित होती है परंतु इसके प्रयोग का अधिकार उन प्रतिनिधियों को दिया जाता है जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते, तो ऐसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।